हेलो हाय, सफलता विथ परिणाम में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 9 पढ़ रहे हैं। कल पहला पार्ट डाले, आज दूसरा पार्ट है। 2 चैप्टर पढ़ा था, आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 की गृह व्यवस्था चल रही है। कल गृह विज्ञान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे गृह कार्य व्यवस्था, जिसमें परिवार आता है, फैमिली आती है, उनके रिलेशंस आते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे। गृह की जो घर का काम होता है, उसकी व्यवस्था को किस प्रकार किया जाता है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग ये जानकारी करेंगे कि घर को किस तरह से रखना है, घर की व्यवस्था किस तरह से करनी है, परिवार कैसा होता है, ये जानकारी हम लोग करेंगे और विस्तृत जानकारी करेंगे। मैंने पूरी पिक्चर्स खींच के रखी है, टाइपिंग करके नहीं लाती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, और इसके पहले के जो आपको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 आपको मिल जाएगा। क्लास 9 का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। जो यहाँ पर देख रहा है वहाँ नहीं गया देखने, पहले आप लोग वहाँ भी जाकर देखिएगा, वहाँ भी आपको वो स्टेप बाय स्टेप मिलते रहते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बुक से पढ़ाया जा रहा है तो हर एक पेज में कुछ नया ही मिलेगा, पुराना नहीं देखने को मिलेगा कि चलो ठीक है स्किप कर दो और आगे बढ़ जाओ। इसके बाद में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपका जो है नैतिक कर्तव्य बनता है। व्हाट्सएप से जुड़ जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, उसकी जानकारी मैं आपको लास्ट में दे दूँगी, जिसकी जानकारी मैं देती रहती हूँ। अगर मान लीजिए मैं नहीं भी दे पाती हूँ तो आप जो है जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आप जाकर लास्ट में देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। लास्ट में मैं नाम भी ले ली थी कल, जितने लोगों ने कमेंट किया था। आज भी मैं लास्ट में नाम लूँगी जितने लोगों ने कमेंट किया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग आज चैप्टर 1, 2 पढ़ लिए हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 3। क्या पढ़ेंगे? गृह कार्य व्यवस्था, परिवार और उसके संबंध। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे गृह कार्य व्यवस्था, परिवार के संबंध। ठीक है, मतलब कि जो घर के कार्य की व्यवस्था है उसको परिवार में जो है किस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा, उसके संबंध को किस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, घर की कार्य व्यवस्था पर गृह व्यवस्था का सफल होना निर्भर करता है। कार्य व्यवस्था शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का योग है। गृह कार्य व्यवस्था अर्थ है कि गृह कार्य के समस्त कार्य इस प्रकार से किए जाएं जिससे हर कार्य सुचारू रूप से चले। जो गृह कार्य व्यवस्था होती है वो हर व्यक्ति पर निर्भर करती है, कौन सा व्यक्ति किस हिसाब से ले चलना चाहता है। कार्य व्यवस्था का हम लोग वर्गीकरण कर लेते हैं। वर्गीकरण मतलब कि भाग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि दैनिक कार्य करना है, साप्ताहिक कार्य करना है, मासिक कार्य करना है, वार्षिक कार्य करना है, आकस्मिक कार्य करना है। वैसे कल मैंने सफाई का क्वेश्चन पूछा था, तो उस सफाई के क्वेश्चन में मैंने बोला था कि सफाई 5 प्रकार की होती है। तो लोगों ने पूछा कि कैसे 5 प्रकार की होती है। तो पहली दैनिक, दूसरी साप्ताहिक, तीसरी मासिक, चौथी वार्षिक और 5वीं आकस्मिक। सफाई 5 प्रकार की होती है। दैनिक जो आप झाड़ू पोछा करते हो, ठीक है। साप्ताहिक जैसे कि आपने कुछ जाले झाड़ लिए, आप पर्दे पर्दे तो मासिक सफाई में आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपने सोफे के कवर चेंज कर दिए, आपने चद्दर चेंज कर दिया, तो ये आपके, जैसे आपने रोज़ बाहर पोछा लगा दिया, तो हफ्ते में एक दिन संडे को या किसी दिन आप जो अच्छे से पूरे घर को पोछा लगा रहे हैं, वो क्या आ जाएगा? वो आपका साप्ताहिक है। मासिक क्या आ जाएगा? मासिक आ जाएगा किचन की डिब्बों को साफ़ कर दिया, वहाँ के जो है सारे चाकू वगैरह हैं उसके धार रखवा लिए या रख दिए। ठीक है, पर्दे साफ़ कर दिए, ये आपके मासिक आ गए। वार्षिक जो दीपावली आया हमने उसकी साफ़ सफाई की, वो वार्षिक हो गई कि आपने 2 छत्ती भी साफ़ कर लिया, आपने टाँड़ भी साफ़ कर लिया, आपने घर की रंगाई पुताई कर ली। और आकस्मिक हो गया, जैसे शादी ब्याह पड़ गया तो वो आकस्मिक होता है कि उसमें घर की जो है पेंटिंग वगैरह आ जाती है, साफ़ सफाई आ जाती है, कुछ ड्रेसिंग आ जाता है, कुछ जो है आपके जो है फर्नीचर चेंज करने पड़ गए, कुछ हो गई, ये सब आपके आकस्मिक हो गए। ठीक है, तो 5 सफाई हो गई। कौन कौन सी? आपकी दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, आकस्मिक। ठीक है, सेम यही चीज़ आपकी आ जाती है कार्य व्यवस्था का वर्गीकरण इसमें भी। ठीक है, तो दैनिक क्या होता है? दैनिक होता है कि आप जो दैनिक कार्य रोज़ करते हैं, जैसे कपड़े धुलना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, उनके कपड़े धुलना, साफ सफाई करना, ये आपके दैनिक कार्य में आते हैं। आपके जो है
आप यहाँ पर एक आपका समय सारणी दिया हुआ है। समय सारणी को यहाँ पर मैं नहीं बता रही, ये तो एक नॉर्मल सी समय सारणी बुक के अनुसार दी हुई है। समय सारणी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। फिर साप्ताहिक कार्य आ गया, मासिक कार्य आ गया और वार्षिक कार्य आ गया और आकस्मिक कार्य आ गया, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। इसके बाद इसमें एक सामाजिक कार्य दिया हुआ है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मौसम के ऊपर निर्भर करते हैं, जैसे ऊनी वस्त्र बनाना, त्यौहार पर पकवान, जैसे कि जो दीपावली आया तो हम लोगों ने नमकीन वो जो है मिठाई वगैरह बनाई थी, जिसमें सूरन, जिसको बहुत लोग ओल बोलते हैं, बहुत लोग कान बोलते हैं, जिसको जिमी कंद बोलते हैं, इसको घन कंद बोलते हैं, इसका चोखा बनता है, ठीक है। तो ये सब क्या चीज़ है, ये सब सामयिक कार्य है, मतलब कि टाइमली कभी भी जो है आपको इसको करना होता है, आपको करना अनिवार्य है। जैसे कि गुजिया बनाना है तो आपको जो है होली में गुजिया बनाना ही बनाना है, ठीक है। जैसे छठ पर्व आया था तो उसमें क्या था, उसमें आपको ठुकवा बनाना था, आपको जो है 6 तरह के पकवान बनाने थे, वो होना ही होना था, ठीक है। आपको सर्दी आ रहा है, आप इसी में ऊनी वस्त्र बना सकते हैं, आप गर्मी में ऊनी वस्त्र नहीं बना सकते। तो ये सारी चीज़ें सामयिक हैं, ठीक है। अब कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो कार्य व्यवस्था उत्तम हो या बात जो है, जो महिलाएं होती गृहिणी घर की होती है, उनको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कार्य व्यवस्था का नियोजन किस प्रकार किया जाए, ये गृहिणी ध्यान रखिए। कम से कम समय में कितना अच्छा काम किया जाएगा, ये गृहिणी आपकी सोचेगी। अब कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख कार्य क्या है, इसको देखिए। पारिवारिक आय, सबसे पहले जब कार्य को व्यवस्था किया जाता है तो आय की आवश्यकता होती है कि घर में कितनी आय आ रही है, उस आय के हिसाब से जो गृहिणी है वो बजट तय करेगी। जैसे मान लिया कि किसी के घर में 1 लाख रुपए महीना आ रहा है तो वो अपने घर को व्यवस्थित 1 लाख के हिसाब से करेगी। भाई वो बढ़िया चादर मंगाएगी, बढ़िया खाना खाएगी, बाहर महीने में 2 दिन बाहर जाकर खाना खाएगी, ठीक है, पूरा परिवार। इसके बाद कुछ जन्मदिन पे या मैरिज एनिवर्सरी पे या कहीं भी जो है वो कुछ गोल्ड की चीज़ ले सकती है, या वो जो है साल भर पे 2 साल पे कुछ जो है डायमंड की चीज़ ले सकती है। लेकिन अगर किसी की सैलरी 50,000 हो तो वो गोल्ड की जगह सिल्वर में काम करना पड़ेगा। कभी जो हाँ आप 15 दिन में खाना खाने जाते थे 1 लाख वाले, वहाँ वो 2 महीने में खाना खाने कोई बाहर जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी की आय 20,000 है, 25,000 है, 15,000 है, 10,000 है, तो वो जो है ये सब बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आय जो है देखकर बजट बनाना अनिवार्य होता है। फिर उचित योजना, घर में कोई भी काम करना हो तो पहले बढ़िया योजना बनाकर तब काम करना चाहिए। कार्य विधियों की जानकारी, जो भी काम करना है उनकी जानकारी होनी बहुत अनिवार्य है। नहीं तो हम चल दिए खाना बनाने और हमें जो है दाल में कितना पानी डालना है ये पता नहीं है। हमने कहा कि नहीं हम स्वेटर बनाएंगे और गए मार्केट से 600-700 का ऊन खरीद के लेकर आए और फंदा डालना आता नहीं है। इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए, ठीक है। कार्य सरलीकरण, अब कार्य सरलीकरण का क्या मतलब है कि जो जैसे अभी आपका करवा चौथ बीता, जैसे आपका भाई दूज बीता, जैसे आपका जो है दीपावली बीता, अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम पड़ता है, ठीक है। अब आपको जैसे मान लीजिए भाई दूज था, आपको फरा बनाना था, फरा तो हमारे घर में सबके यहाँ बनता होगा, फरा बनाना था, तो फरा बनाने के लिए हमको दाल पीसना था। किसी के 4 परिवार है, चलो ठीक है आप मिक्स उसमें सिलबट्टे पे पीस लो, कह दो कि हाँ सिलबट्टे का स्वाद अच्छा होता है। लेकिन जिसके यहाँ 20 परिवार है और उसको फरा खाना है तो आप सिलबट्टा लेके बैठ जाओगे तो सवेरे 8 बजे बैठोगे, दोपहर 12 बजे तक सिर्फ आप दाल पीसोगे, तो ये क्या हुआ, ये देर वाली बात हो गई ना। देखो मैं बहुत व्यवहारिक जो है उदाहरण लेकर पढ़ाती हूँ ताकि बहुत सोचने विचारने की ज़रूरत ना हो। आप व्यवहारिक उदाहरण समझिए, वो समझने भी आसान है और आप उसको अच्छे से जानकारी कर सकते, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा उदाहरण लेती हूँ जो बहुत ही समझ की हो और बहुत ही आसान हो। अब जैसे मान लीजिए अब आपने अब आप 12 बजे तक दाल पीस रहे हैं, अगर आपके पास वही आपने मिक्सी में काम किया होता, ये ना सोचकर हाँ स्वादिष्ट होगा, ये आप मिक्सी में काम किए होते तो क्या होता, तो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे लगता, 20 आदमी का परिवार का जो है दाल पीसने के लिए। भाई कुछ दाल पीसते, फिर रखते, थोड़ा सा मिक्सी को जो है ठंडा होने देते, फिर कुछ दाल पीसते, फिर कुछ दाल पीसते, इसी तरह से 2-3 भाग में दाल पीस के और आप रख लेते, आपके काम जल्दी से हो जाता। और जो 2.5 घंटे का समय बच रहा है, 4 घंटे का समय है, तो जो 3.5 घंटे का समय बच रहा है उसमें आप जो है त्यौहार है तो आप जो है
कुछ घरेलू काम कर सकते हैं, झाड़ू पोछा कर सकते हैं आप जो है फटाक से और खाना बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कार्य सरलीकरण में कर सकते हैं। सदस्यों का व्यवहार एवं रुचि, भाई जो गृहिणी कार्य करती है उसमें जो सदस्य हैं घर के, उनको भी जो है रुचि रखना चाहिए, उनको भी थोड़ा बहुत समय देना चाहिए, वो भी अपना जो समय है थोड़ा बहुत बचता है वो परिवार में दें। ठीक है, समस्त साधनों का उचित उपयोग, जितने भी साधन हैं उनका उचित उपयोग किया जा सके, चाहे वो कोई भी साधन है। ठीक है, चाहे वो धन है, रुपए है। हम दीपावली की शॉपिंग करने गए हैं, हमने कहा पूरे घर के लिए एक एक सेट कपड़ा खरीदेंगे, लेकिन हम मार्केट में गए और बैठे तो मुझे 3 सेट कपड़ा पसंद आ गया, तो हम 3 सेट मान लीजिए अपने लिए 3.5 सेट खरीद लिए। तो क्या हुआ, अब भाई मेरे सास हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे बेटे बेटी हैं, मेरे देवरानी जेठानी, सबको मुझे देना है। अब हमने 3 सेट खरीद लिया तो मेरे पति का जो बजट है या मेरा जो जेब का बजट है, मेरी नौकरी अगर की है या कर रही हूँ या कोई भी है कर रहा है नौकरी और नहीं भी कर रहा है तो वो बजट क्या होगा, डगमगा जाएगा। तो ये चीज़ क्या है कि फिजूल खर्ची में आ जाए। भाई जो साधन आपका धन है उसका उचित उपयोग करें। आपका उपकरण है, वॉशिंग मशीन है, उचित उपयोग कीजिए। अब ऐसी चीज़ मत डाल दीजिए कि बेचारी वो चल भी ना पाए, खराबी हो जाए। ऐसी भी चीज़ मत कीजिए कि वॉशिंग मशीन खड़ी है और आप हाथ से रगड़े पड़े हैं कपड़े को, ऐसा भी काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अनुभव तथा ज्ञान, अब जो गृहिणी होती है वो करते 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 वो इतनी कुशल हो जाती है कि जो है सारे काम को बहुत अच्छे ढंग से करती है। इसके बाद भी अगर जो है आपको कोई कार्य नहीं आता है तो आप जो अनुभववान हो उससे ले लीजिए, सीख लीजिए, पूछ लीजिए, समझ लीजिए। आपको अचार बनाना है तो हर आदमी आम का अचार बना लेता है, हर आदमी कटहल का अचार बना लेता है, हर आदमी गाजर का अचार बना लेता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कह दे आप कच्चे आलू का अचार बना दो, तो आप क्या करोगे, आपको तो नहीं आता, तो आपको किसी से पूछना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो चीज़ हम लोग को नहीं आती, हम लोग को दूसरे से पूछना पड़ता है। तो जो अनुभवी आदमी है वो बताएगा भी और ज्ञान भी आपको देगा। ठीक है, फिर गृह व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। अब गृह व्यवस्था को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, गृहिणी की सूझबूझ, उचित निर्णय जो होता है उसका अगर अभाव हो तो वो कुप्रभावित कर देते हैं, और अगर उसका अभाव अच्छा हो, मतलब अभाव ना हो, अभाव मतलब कमी, अगर कमी ना हो तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर आवश्यकता भौतिक उपकरणों का अभाव, भाई कुछ भौतिक उपकरण जो आवश्यक है और वो नहीं है तो भी समस्या आती है, तो भी घर के जो तत्व होते हैं, व्यवस्था होती है, उसको जो है प्रभावित करते हैं, गलत तरीके से प्रभावित करते हैं। आर्थिक स्थिति खराब हो, पारिवारिक सदस्य का सहयोग ना, भाई हमारी तबीयत खराब है तो जो है और मुझे पूरे घर का काम करना है, लेकिन मेरे घर वाले कह रहे हैं नहीं हम तो एक काम नहीं करेंगे, तुम करो चाहे नहीं करो, और अब मुझे क्या पूरा घर का काम करना है, तो क्या होगा भाई, सहयोग नहीं मिल रहा तो हम और परेशान होंगे। फिर योजना जो बनाई उसमें रुचि हो, पति जो है उस पर बहुत अत्यधिक भार डाल दिया जाए, बेचारा वो एक तो पैसे भी लेकर आ रहा है, उसके बाद ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो, बेचारा परेशान हो जाए, वो काम ही नहीं कर पाए कोई। योजना ठीक से नहीं बनाई गई हो, परिवार में बच्चे बहुत अधिक हों, 2 बच्चे हों जो वो बढ़िया है, या 8 बच्चे हों तो वो दोनों में अंतर आ जाता है। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा, इसके बाद क्या है, उचित शिक्षा का अभाव, घर में शिक्षा ना हो, बच्चों को शिक्षित ना किया गया हो, हम खुद गृहिणी लोग शिक्षित ना हो। ठीक है, अज्ञानता हो, जानकारी नहीं हो, प्रदूषण घर में बाहर आस पड़ोस प्रदूषण दुनिया भर का भरा हो, तो क्या होगा, इससे समस्याएं आएंगी, घर पर कुप्रभाव पड़ेगा गृह पर। ठीक है, गृह व्यवस्था पर। उत्तम गृह कार्य व्यवस्था की गुण क्या होते हैं, उत्तम, अब उत्तम मतलब बहुत अच्छा होता है, इसमें से उत्तम समय की बचत हो, श्रम शक्ति की बचत हो, धन की बचत हो। ठीक है, गृह कार्य व्यवस्था के उद्देश्य क्या होते हैं, गृह कार्य व्यवस्था के उद्देश्य होते हैं पारिवारिक सदस्यों के आवश्यकताओं की पूर्ति हो, पारिवारिक सदस्य जो भी चाहता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। अब ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई आपका बच्चा कहते रही चंद्रमा तोड़ के आज ही ला कर दो, तो वो चीज़ बात नहीं हो रही यहाँ पर। वैसे बात ये हो रही है कि किसी भी आदमी को जो किसी आपका बच्चा है, मान लो पढ़ने लिखने वाला, उसको पेन चाहिए तो उसको पेन मिल जाए, उसके अंडरवियर बंडी की आवश्यकता हो तो उसको वो मिल जाए, उसके पास टी शर्ट ना हो, हाफ पैंट नहीं हो तो वो मिल जाए। जैसे सर्दी आ रही है तो उसके पास जो है स्वेटर नहीं हो, उसके पास पैजामा नहीं, उसके पास इनर नहीं, उसके पास अंडर पैंट नहीं हो, उसके पास जो है को टोपी मफलर नहीं हो तो उसको वो मिल जाए, तो ये आवश्यकता हो गई। ठीक है, परिवार में सद्भावना का विकास, परिवार में प्रेम होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, रहन सहन का स्तर और प्रतिष्ठा में वृद्धि, मेहनत
करती रहनी चाहिए। मेहनत करने से धन आता है, धन आने से हमारे जो रहन सहन की स्थिति होती है, जो हमारी प्रतिष्ठा होती है, वो ऊंची होती है। कहावत भी कहा गया है, धन से धर्म होता है। मतलब अगर आपके पास धन है तभी आपके पास व्यवहार आता है, तभी आपके पास इज्जत आता है, तभी आपके पास सम्मान आता है। सिर्फ एक कहने वाली बात होती है कि पैसे से कुछ नहीं होता, जबकि पैसे से ही सब कुछ होता है। क्योंकि जो ये अन्यथा मत लीजिएगा कोई लोग, क्योंकि हम लोग सुबह उठते हैं तो पानी से लेकर और रात में सोते हैं तो पानी पीने तक में आपको पैसे 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 ही चाहिए होते हैं और किसी से काम नहीं चलता है। तो रहन सहन के स्तर को ऊंचा करने के लिए, प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए आपको जो है मेहनत करनी पड़ती है। कार्य क्षमता का उपयोग और विकास, जो कार्य क्षमता है उसका विकास करना है और जो कार्य क्षमता है उसका उपयोग करना है। हमारे पास बहुत ताकत है और हम वो ताकत लेकर कोई काम नहीं करें, घर में बैठे रहें, घर गंदा है, हमारे जो कोई सामान है जो टाड़ पे रखने हैं वो पड़े हैं, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ताकत से, हमारी बुद्धि से काम आ जाए, वो चीज़ें हैं और उसको हम कर नहीं रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, क्या फर्क पड़ता है उसका। परिवार में संतुलन, परिवार में संतुलन बना रहना बहुत अच्छी बात है। अगर परिवार में संतुलन बना रहता है, परिवार में प्रेम बना रहता है। इसके बाद आ जाएगा समय व शक्ति बचाव के उपकरण। अब समय शक्ति बचाव के उपकरण सबको पता है। पहले चूल्हे पे खाना बनते थे, अब गैस चूल्हा पे खाना बनने लगा। अब जो चीज़ हम लोग लकड़ी फूक फूक के 3 घंटे खाना बनाते रहे होंगे, हमारे मम्मी, हमारी दादी जो लोग करती रहे होंगी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर मान लीजिए कि 8 आदमी का खाना बनाना है तो हार्ड से हार्ड टाइम कितना लगेगा, 1.5 घंटे लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चावल दाल सब्जी में तो टाइम नहीं लगता है, चावल धुल के डाल दो अपना काम करो आप, दाल धुल के डाल दो अपना काम करो आप, सब्जी अपना काटे वाटे मसाला वसाला पीस लिए, उसके बाद उसको डाल दो कढ़ाई में, भून उनकी सब्जी छौंक के आप अपना काम करो। सिर्फ और सिर्फ रोटी आटा गूँथने के लिए और रोटी बनाने के लिए आपको किचन में खड़ा होना पड़ता है। पहले क्या था, पहले आपको 1 सेकंड बाहर नहीं होना पड़ता था। मान लीजिए वो लकड़ी जलते जलते बाहर आ गई तो उसके जो भोजन है उसके नीचे की आग बुझ जाती थी। तो समय बचत गैस चूल्हा। प्रेशर कुकर, पहले भदेली में, पहले भगोने में जो है आपके दाल चावल पकते रहते थे। चावल तो शायद थोड़ा जल्दी पक भी जाता था, दाल पकाने में बहुत टाइम लगता था, इतना टाइम लगता था कि क्या बताया जाए। अब क्या है, 1 सीटी डालो दाल हो जाती है। कितना समय का बचत है, इसीलिए तो 1 घंटे में खाना हो जाता है, नहीं तो खाना पकाते रहते होता रहता। मिक्सी आ गया, मिक्सी में जो है फटाक से 1 मिनट भी नहीं लगता मसाला पीस जाता है, आपके 2 मिनट नहीं लगते मक्खन निकल जाते हैं, आपके जो है जूस बन जाते हैं, आपके शेक्स बन जाते हैं, कुछ भी बना लो मिक्सी में फटाक से। वरना कुछ चीज़ें तो ऐसी थी बिना मिक्सी के हम लोग सपना देखेंगे कि हो ही नहीं, जैसे शेक नहीं बन सकता, जूस नहीं बन सकता, मार्केट से ही जाना पड़ेगा लेने, ठीक है। उसके बाद टोस्टर आए दिन हम लोग टोस्ट करते, ब्रेड को सेकते हैं, टोस्ट बनाते हैं, या हम लोग जो है सैंडविच मेकर रखते हैं कि जो है बच्चे हैं तो बच्चों को फटाफट ब्रेड सेक कर दे दी, छुट्टी है आज घर में बहुत काम है, चलो ब्रेड सेक कर दे देते हैं। विद्युत केतली मतलब लाइट वाली जो केटल होती है, उसको क्या करना है, आजकल सबके घर में आपको मिल जाएगा, कुछ नहीं करना, उसको जो है आपको प्लग से लगाना है, उसको रखना है और वो फटाक से गर्म होता है पानी और बॉयल होता है। आप चाहे चाय बनाओ, चाहे आप पानी पियो, चाहे आप जो काली चाय बनाओ, चाहे आप कॉफ़ी पियो, एनीथिंग आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। फ्रिज सबको पता है कि जो कितनी अच्छी चीज़ है कि जो है खाना आपका ख़राब नहीं होता, पानी आपका ठंडा है, दूध आप गर्म करके एक बार रख दो, आपको बार बार दूध गर्म नहीं करना है, ठीक है। सब्जी फल आप ले कर सकते हो। हीटर ठंडक में आप जो है आराम से सेको, सर्दी नहीं लगने वाली है। कुकिंग रेंज ये भोजन पकाने का कार्य होता है। इसका उपकरण महंगा होता है पर यह गैस और बिजली दोनों का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद में कपड़े धोने की मशीन, वॉशिंग मशीन सबको पता है, इस्त्री प्रेस सबको पता है, ठीक है। धन की बचत का सुझाव क्या आएगा, आय व्यय का संतुलन रखना है। भाई कितना आय आता है, कितना व्यय करना है, कितना बचाव करना है, ये गृहिणी का काम है। मितव्ययता की प्रवृत्ति को अपना कर, मितव्ययता मतलब नहीं कंजूसी करने का भी मतलब नहीं होता, बहुत अधिक खर्च करने का भी मतलब वो नहीं होता। ज़रूरत वाली चीज़ें खर्च करिए जिससे ना बहुत कम खर्च हो ना बहुत ज़्यादा खर्च हो, इसको ही हम लोग मितव्ययता कहते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी मितव्ययता में आपको कोई भी चीज़ खरीदनी हो, पौष्टिक चीज़ें खरीदनी हो, उत्तम चीज़ खरीदनी हो, कुछ भी खरीदनी हो, अच्छी चीज़ आप खरीदते हैं तो मितव्ययता होती है, ठीक है।
दूध से ले रहे हैं आप गए दूध खरीदने, आपको 1 पैकेट दूध चाहिए, आप 3 पैकेट दूध लेकर आए हैं, वो मितव्ययता नहीं होती, वो फालतू खर्चा होता है। आपको 3 पैकेट दूध चाहिए, आप 1 पैकेट दूध के लेकर आए हैं, तो वो कंजूसी हो गई। लेकिन आपको 2 पैकेट दूध चाहिए और आप दूध अच्छे से देख लीजिए, डेट उसका देख लीजिए, हाँ आज का ही दूध है ये, और उसके बाद में सब कुछ आप ठंडा उंडा है देख कर लेकर आएंगे, तो ये आपकी मितव्ययता और बुद्धिमानी है। ठीक है, इसके बाद क्या है, समय और शक्ति के बचाव के लिए कुछ सुझाव। समय और शक्ति तो सबको पता है, समय तो बता दिया गया, उपकरण यूज किया जाए, अच्छी जो है चीज़ें यूज की जाए, ताकि जो है समय और शक्ति दोनों बच सके। ठीक है, सभी सामान को उचित व्यवस्था रहे, उत्तम किस्म का उपकरण उपयोग किया जाए, यही सारी चीज़ें अभी मैंने पहले आप लोगों को बताई हैं। ठीक है, उसके बाद पारिवारिक आय जो होती है, वो किसी भी परिवार की आय अच्छी नहीं होती है तब तक जब तक मनुष्य की आवश्यकताएं उससे पूरी नहीं हो जाती। अगर मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो उसकी आय अच्छी है, अन्यथा नहीं अच्छी है। लेकिन इसकी भी एक चीज़ है कि भाई कोई मनुष्य की आवश्यकता इतनी बड़ी होती है कि आदमी मर जाए पूरा करते करते पूरी नहीं होती। यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर उस आवश्यकता की बात हो रही है कि आप कमा के लेकर आते हो, आप और आपके पति मिलकर, तो आपके बच्चे की फीस जमा हो जाए, आपके महीने भर का खाना हो जाए, भोजन हो जाए, आपके सारे महीने भर के खर्चे हो जाएं, प्रेस, बिजली और पानी, सारी चीज़ें हो जाएं, 30 त्यौहार आपका आता हो जाए, आपके कुछ ओकेज़न आते हैं, पर्व आते हैं हो जाए, आपके कुछ जो है शादी ब्याह के मौके आते हैं वो हो जाए, निमंत्रण वगैरह हो जाए, इसके बाद में आपको जो है कपड़े लत्ते की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। ये सारी क्या होती है, ये सारी आय होती हैं। अगर पूरी हो जाए तो अच्छी आय, नहीं पूरी हो तो अच्छी आय उसको नहीं मानी जाती है। आय की परिभाषा क्या है, पारिवारिक आय निश्चित समय पर कमाई गई धनराशि है जो व्यक्ति के प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। ठीक है, चाहे कोई भी हो, चाहे मानसिक कार्य कर रहा हो और चाहे शारीरिक कार्य कर रहा हो, कोई भी कार्य कर रहा हो, आय वही होती है जो आदमी शरीर या बुद्धि दोनों खर्च करके लेके आ रहा है। ठीक है, आय के प्रकार क्या होते हैं, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय। उपार्जित आय क्या होते हैं, उपार्जित आय का क्या मतलब होता है, परिवार के मुखिया को उसके परिश्रम के बदले धन के रूप में मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई मुखिया या कोई भी है, वो जो है काम कर रहा है, उस काम के बदले उसको रुपए मिल रहे हैं, हार्ड कैश मिल रहा है, तो वो उपार्जित आय हो गई। अनुपार्जित आय क्या हो गई कि बिना किसी प्रयत्न के थोड़े बहुत कौशल से प्राप्त हो जाती है, जैसे उपहार के रूप में, विरासत के रूप में, लॉटरी लग गई आदि जो है ये अनुपार्जित आय है, इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, आय के साधन क्या है, आय के साधन है सैलरी, जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहा है, उसका वेतन उसको मिल गया, आप नौकरी कल को पा जाएंगे तो आपको वेतन मिलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपके आय के साधन हो जाएंगे। मजदूरी, कोई शारीरिक जो है परिश्रम कर रहा है तो वो आय पा रहा है, तो उसकी वो मजदूरी हो गई। ठीक है, पेंशन, कोई नौकरी पेशा व्यक्ति जब सेवा मुक्त हो जाता था, अब पेंशन का प्रावधान नहीं है इसलिए मैंने था बोला है, कोई जो है जब सेवा मुक्त हो जाता था तो उसको पेंशन मिलती थी, तो वो आपकी पेंशन भी बढ़िया से प्रत्यक्ष आय में आ जाती थी। रॉयल्टी मतलब पुस्तक वगैरह लिखने पर जो आपको मिलती है वो किराया, ये जब आपके किराए मिलते हैं आपको हर महीने, वो उपहार, ब्याज, घरेलू धंधे, ये सारी चीज़ें जब आपको मिलती हैं, व्यवसाय आदि, तो आपको ये जो है आय आपकी होती है। ठीक है, ये मैं सिर्फ अभी आपको आय के साधन बता रही हूँ। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और जो है ये सारे आय मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी सिर्फ मैं क्लास 9 की बुक आपको बता रही हूँ, इसलिए आप इसको जो है और ज़्यादा मत सोचिएगा कि अभी ये नहीं बताया, अभी प्रत्यक्ष नहीं बताया, अभी अप्रत्यक्ष नहीं बताया, अभी वास्तविक नहीं बताया, सब बताएंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आएगा, इसके बाद पारिवारिक व्यय। निश्चित व्यय क्या होता है, जैसे भोजन पर, वस्त्र पर, मकान पर, शिक्षा पर, कर पर, यहाँ सब भुगतान करते हैं, तो ये निश्चित यानी फिक्स्ड एक्सपेंशन होता है। आप फिक्स्ड एक्सपेंसेस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर अनिश्चित व्यय, सेमी फिक्स्ड, मतलब कि उच्च कोटि का भोजन, अधिक कीमती वस्त्र, पारिवारिक उत्सव, धूम मनाना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर अन्य व्यय क्या आ गया, अन्य व्यय आ गया, आप कहीं घूमने चले गए, आप आभूषण खरीद लिए, आप जो है होटल वगैरह में चले गए, वो चीज़ हो गई। खरीदारी के सिद्धांत क्या होते हैं, खरीदने का स्थान कौन सा होता है, कुछ लोग दुकान से खरीदते हैं, कुछ लोग फेरी से खरीदते हैं, कुछ लोग जो है
बड़े बड़े मॉल में जाकर खरीदते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके खरीदने के स्थान हो गई। खरीदने के स्थान तो सही है आपने चुन लिए, लेकिन ऐसे स्थान चुने चाहिए जहाँ पर आपको ठगा ना जा सके, नहीं तो पता चले कि आपको ठग लिया गया और आपकी सारी जो है मेहनत, सारे पैसे रुपए बर्बाद हो गए, ठीक है। तो परिवार की आय को निश्चित व उचित तरीके से व्यय करने पर कभी कभी संकट आ जाते हैं। उन संकट से किस तरह से बचा जा सकता है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है कि खरीदारी के सिद्धांत क्या होते हैं। खरीदारी करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपनी ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए, आवश्यकताओं का जो है जो ज़रूरी हो उसका ध्यान रखना चाहिए, वस्तुओं का क्या उपयोग है उसका ध्यान रखना चाहिए, किस स्थान के लिए क्या खरीदा जा रहा है उसका ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ से उसको संतुष्टि तृप्ति होगी उसका ध्यान रखना चाहिए। और जो है आपको सौदेबाजी, इसको हम लोग बोलते हैं कि जो है थोड़ा बहुत जो है आप उससे जो है कम ज़्यादा करवा सकते हैं, वो आपको ध्यान में रखते हुए खरीदारी करनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं बार्गेनिंग कर लो भाई, थोड़ी बार्गेनिंग कर लो। जैसे मान लो 1000 का जो है, जैसे मान लो 1000 का सामान, तो भाई बार्गेनिंग कर लो, 2-4 रुपए ऊपर नीचे कर लो, तो ठीक है। ये होता है। फिर परिवार कल्याण आता है। आपकी इतनी चीज़ें आपकी सारी आ गई किस पर, कि आपको किस तरह से आपको शॉपिंग करनी, किस तरह से आपको ख़रीदारी करनी, किस तरह से आपको जो है उसका क्या कहते हैं, हाँ, ख़रीदारी करनी, ठीक है। अब आपको फिर क्या आएगा, परिवार के जो सदस्य हैं उनकी संख्या, व्यवहार और अभिरुचि। अब परिवार के जो है सदस्य कितने हैं, जैसे बच्चे हैं, सास ससुर हैं, देवरानी जेठानी हैं, देवर जेठ है, सबको मिला के परिवार की संख्या आपको गिननी है। फिर जो है उसके बाद में व्यवहार और अभिरुचि भी आएंगे, जैसे जीवन दर्शन, परिवार के जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, इस पर परिवार के सदस्य के दायित्व का निर्वाह किया जाता है। सादा जीवन और उच्च विचार के दर्शन को मानना चाहिए, ठीक है। इसके बाद खाओ पियो तथा ऐश करो। ये जो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा सा जीवन दर्शन में विश्वास रखने वाली होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो है इसमें बचत वचत के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ खाओ पियो ऐश करो, ठीक है। परिवार के दर्शन पर पति पत्नी और परिवार के सदस्यों का विचार का प्रभाव पड़ता है। जीवन के अनुभव, सामाजिक स्तर, शैक्षिक पृष्ठभूमि, वंश क्रम इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। परिवार के सदस्यों की संख्या, वर्तमान समय में परिवार के सदस्यों की संख्या कम हो, इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो मैंने आज पेपर में देखा था, आज की कल के पेपर में मैंने देखा कि हरियाणा में भी अब 1000 पर 1020 लड़कियां हैं, यानी कि जनसंख्या जो आपके औसत लड़कों लड़कियों की थी वो काफ़ी हद तक ठीक हो रही है, ठीक है, और ये लड़कियां बढ़ रही हैं, ठीक है। तो जनसंख्या पे काफ़ी नियंत्रण है, ऐसी बात नहीं है, जनसंख्या पर नियंत्रण। लेकिन अब भारत में गरीबी आती जा रही है, तो कोई क्या किया जा सकता है, उसके लिए कोई उपाय थोड़ी है। फिर उसके बाद में परिवार के सदस्य की संख्या जो है भाई कम होनी चाहिए, ठीक है, ये सब लोग बता दिए। संयुक्त परिवार में दादा दादी, पिता माता, बच्चे, उनके परिवार के जो है बहुत लंबे परिवार होते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के कुटुंब को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक माना जाता था, ठीक है। संयुक्त परिवार के लाभ क्या क्या होते थे, धन का समान वितरण, बच्चों का समान पालन पोषण, सभी कल्याण की कामना, अनावश्यक खर्चों की कमी, ठीक है। सामाजिक बीमा संस्था, आय के निष्क्रिय व्यक्तियों की सुरक्षा, मतलब जो व्यक्ति नहीं किसी काम के उनकी भी सुरक्षा हो जाती थी। आर्थिक रूप से, फिर इसके विपरीत अधिक सदस्यों वाले संयुक्त परिवार में क्या होता है, आर्थिक रूप से परिवार की उन्नति नहीं कर पाता है। आकर्मण्य, मतलब जो काम नहीं करना चाहता उन व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगती है। परिवार के मुखिया अपनी बात मनवाने के लिए उचित अनुचित विचार रखते हैं और व्यवहार भी करते हैं, ठीक है। व्यक्ति का निजी विकास रुक जाता है। इसके बाद व्यवहार, इसके बाद क्या है, इसके बाद है व्यवहार। व्यवहार क्या है कि परिवार के समस्त सदस्यों की आपसी जो व्यवहार हो तो मधुर होना चाहिए, उससे प्रेम बढ़ता है। विश्वास, विनम्रता, सहनशीलता, प्रेम, सहयोग, सद्भावना, दया इत्यादि होनी चाहिए उनके घर, ठीक है। अच्छे घर का जो व्यवहार होता है वो होता है घर में वातावरण अच्छा होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, बच्चों की आदतें अच्छी होती हैं, बच्चे और जो है घर के सभी लोग नैतिक कर्तव्य के और नैतिक विकास का ध्यान रखते हैं। बालक का अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित होना होता है, मतलब बच्चे जो होते हैं वो साहित्य वगैरह पढ़ते हैं।
ठीक है। घर में दोहरे स्तर का व्यवहार न कर, कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। कथनी करनी मतलब कहना कुछ और है, करना कुछ और। जैसे कि हमने बोल दिया कि जो है ठीक है जाओ, दीपावली आएगी तो तुमको मैंने 5 साड़ी देनी है। अब जो कह तो दिए बारे खुशी खुशी में, और जब दीपावली आई तो एक भी साड़ी नहीं दे पाए, तो ये कहनी करनी में अंतर हो गया। ठीक है। अभिरुचि मतलब रुचि, किसी के प्रति क्या जो है रुचि है। ठीक है। तो अभिरुचि जो होती है वो व्यक्ति के व्यवहार के प्रति पसंद नापसंद को कहते हैं। ठीक है भाई, किसी को अच्छी चीज़ें पसंद है, जैसे मान लीजिए किसी को मिठाई खाना पसंद है, किसी को नमकीन खाना पसंद है, किसी को कलाकंद खाना पसंद है, किसी को छेना खाना पसंद है, किसी को मिल्क केक खाना पसंद है, तो किसी को गुलाब जामुन खाना पसंद है। तो ये अपनी अपनी अभिरुचि है। ठीक है। तो जो है परिवार के जो मतलब सदस्य होते हैं, उनकी जो प्रवृत्ति होती है, व्यवहार होते हैं, उनको जो है पसंद का विकास करना जरूरी होता है। उन्हें अपनी पसंद का विकास करना जरूरी होता है। अच्छी अभिरुचि होती है, अच्छी रुचि निर्भर करती है इन्हीं मनुष्य में कुछ भाव अस्थायी हो जाते हैं, जैसे उनका आत्मगौरव, वो आत्मगौरव से भर जाते हैं। ठीक है। वो जो है चरित्र उनका अच्छा होता है, वो देशभक्त स्वभाव के होते हैं, वो अच्छी कल्पना करते हैं कि घर अच्छा हो, सुंदर हो, यहाँ के परिवार अच्छे हों। संकल्प शक्ति उनके अंदर जो बोल दिए वो करना है, पक्का करना। रुचि अच्छी चीज़ों में होती है, जैसे मान लीजिए अच्छा काम करने में, और अच्छे जो है वस्त्र पहनने में, अच्छे रंग उनको पसंद होता है, भोजन पकाने परोसने में, वार्तालाप हर चीज़ में बहुत अच्छा होता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। ठीक है। अपनी अपनी रुचि, भाई पुरुष रहेगा उसकी अलग रुचि होगी, महिला रहेगी उसकी अलग रुचि होगी, लेकिन रुचि सबकी अच्छी बुरी अपने हिसाब से होती है। ठीक है। तो ये पाठ 3 था, पाठ 3 खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4। पाठ 4 क्या है? अर्थव्यवस्था, परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। ठीक है। तो मानवीय आवश्यकताएं अनंत हैं। मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक संघर्ष करने पड़ते हैं। ठीक है। और ये भाई सही बात है, मानव को धन जो है लाना है, मानव को नौकरी पाना है, मानव को व्यवसाय करना है, हर चीज़ के लिए उसको जो है ज़रूरी है, उसको जो है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना है, परिवार को खुश रखना है, सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है। आवश्यकताओं के पूर्व मनुष्य के मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि जो है इच्छा जब क्रियात्मक रूप धारण करती है तो आवश्यकता की पूर्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार आवश्यकता के 3 आवश्यक अंग हैं: इच्छा की उत्पत्ति, इच्छा की पूर्ति के साधन और साधनों का प्रयोग। ये 3 होते हैं। कौन कौन से 3? इच्छा की उत्पत्ति, इच्छा की पूर्ति के लिए साधन, ठीक है, अर्थात पर्याप्त धन, और साधनों का प्रयोग। अब आवश्यकताओं की उत्पत्ति होती है। आवश्यकताओं की उत्पत्ति क्या है? ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इच्छा की उत्पत्ति, उसी तरह से आवश्यकता की उत्पत्ति। उस आवश्यकता की उत्पत्ति के 2 कारण होते हैं, जैविक, अजैविक। जैविक मतलब होता है भूख, प्यास, नींद, यौन, ये सारी चीज़ें मतलब होती हैं। और आपके जो है अजैविक यानी कि बौद्धिक रूप से जो आपका लिखना, पढ़ना, गाना, खाना पीना, मतलब कि भूख लगी है तो रोटी सब्जी दाल चावल भी खा सकते हैं, भूख लगी है तो पिज्ज़ा चाउमीन भी खा सकते हैं। पिज्ज़ा चाउमीन खाना हमारा अपना दिमाग कहता है। ठीक है। आवश्यकताओं की विशेषता क्या होती है? आवश्यकताएं अनंत होती है, सही बात है। एक पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी खड़ी हो जाती है, कोई आवश्यकता की वही नहीं रहती है। आज अभी मान लो आप बैठ के इसको पढ़ रहे हो तो आप सोचोगे इसको पढ़ के हम जो है जाकर वो किताब पढ़ लेते हैं। फिर जब आप किताब पढ़ रहे हो उसी समय आपको लगेगा कि हाँ अगर इसी में की किताब मेरे पास होती तो बड़ा अच्छा था। तो इसी तरह क्या होता है, आवश्यकताओं की जो है हमेशा जो है कुछ ना कुछ इच्छा उत्पन्न होती रहती है। प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है और हर आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि आपकी आवश्यकता लग रही है कि मेरा कमरे में अंधेरा है, चंद्रमा लगा लेते तो बड़ा अच्छा था, तो आप चंद्रमा आसमान से कैसे उतार के लेकर आएंगे? तो ये आपकी आवश्यकता की पूर्ति में नहीं आता। हाँ ये है कि अगर आप कह रहे हैं मेरे कमरे में अंधेरा है, उजाला करना बहुत अनिवार्य है, तो आप एक बल्ब ला सकते हैं। तुरंत खरीद के नहीं ला सकते, तो किसी कमरे से, बाथरूम से, स्टोर रूम से, किचन से, कहीं 2 बल्ब लगा हो तो वहाँ से आप निकाल के ले आ सकते हैं। ठीक है। प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। आवश्यकता एक दूसरे की पूरक होती है। मैंने बता दिया, एक पूरी होती है दूसरी आती है एक दूसरे। जैसे मान लो कि आपको कपड़ा धुलना है तो आप कपड़ा लेकर बैठे, अब आपको साबुन चाहिए, उसी से मिलता जुलता साबुन आ गया, आपको ब्रश चाहिए, ब्रश मिल गया, आपको नील चाहिए, नील मिल गया, आपको कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट मिल गया, अब आपको जो है रिवाइव चाहिए, रिवाइव मिल गया तो आपको बाल्टी
बाल्टी चाहिए, बाल्टी मिल गई, उसके बाद आपको एक रस्सी चाहिए कपड़ा फैलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के पूरक हो गई, ठीक है। आवश्यकताओं में तीव्रता में भिन्नता होती है। आवश्यकताएं जो होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती है। जैसे एक परीक्षार्थी के लिए परीक्षा हाल में परीक्षा देना आवश्यक है, ठीक है। कुछ के लिए भोजन या पैसा जो है, अब उनको इतनी आवश्यकता है परीक्षा देने की, उनके लिए भोजन और पैसे की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग को भोजन पैसे की ज़्यादा आवश्यकता है, उन्हें परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आवश्यकताएं बदलती रहती है, मैंने बता दिया। वर्तमान में आवश्यकता अधिक होती है, ये भी सही बात है। किसी को जिसके पास स्कूटी है उसको मोटरसाइकिल चाहिए, जिसके पास मोटरसाइकिल उसको बुलेट चाहिए, जिसके पास बुलेट है उसको कार चाहिए। तो इसलिए आवश्यकताएं जो होती हैं वो अधिक हो गई हैं। वर्तमान में आवश्यकताएं वैकल्पिक होती हैं, सभी को पता है। भाई साइकिल है तो ठीक है, अगर साइकिल खराब होगी तो रिक्शा मिल गया, रिक्शा नहीं मिला तो टेम्पू मिल गया, टेम्पू नहीं मिला तो बस मिल गया, बस नहीं मिला तो कार मिल गया, कार नहीं मिला तो ट्रेन मिल गया, ठीक है। तो ये सारी क्या हो गई, वैकल्पिक हो गई। कुछ आवश्यकताएं आदत का रूप धारण कर लेती हैं, जैसे चाय पीना हो गया, अखबार पढ़ना हो गया, घूमना हो गया, मोबाइल देखना हो गया, टीवी देखना हो गया। ये सारी क्या होती है, ये सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो बिल्कुल से अंदर तक घुस जाती हैं, वो आपके दिमाग से निकलती नहीं है। नए आविष्कारों से आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। भाई नया आविष्कार जो होता है उनसे आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। जैसे कुकर का आविष्कार हो गया तो उसमें आवश्यकता ज़्यादा हो गई, मिक्सी की आविष्कार हो गया तो उसकी आवश्यकता ज़्यादा हो गई, फ्रिज का आविष्कार हो गया उसकी आवश्यकता ज़्यादा हो गई। अब मिक्सी खराब हो जाती है तो हम लोग एक टाइम का मसाला नहीं पीसना चाहते हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है तो हम लोग एक टाइम का कपड़ा नहीं धुलना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये आवश्यकताओं की वृद्धि तो होती है। आवश्यकताएं रीति रिवाज एवं फैशन को प्रभावित करती हैं, सबको पता है आवश्यकताएं रीति रिवाज और फैशन को प्रभावित करती हैं, ठीक है। अब जैसे आपकी आवश्यकता है जो है दीपावली में कपड़े पहनने की, तो आप दीपावली में जीन्स टॉप नहीं लेंगे, आप जीन्स दीपावली में वही लेंगे जो आपके यहाँ उचित माहौल होगा, जो आपके यहाँ पहनने वाला होगा। मान लीजिए कोई नवविवाहित औरत है तो वो ऐसा कपड़ा पहनेगी, कोई विवाहिता औरत है तो जो है जिसका समय हो गया वो ऐसा कपड़ा पहनेगी, कोई मान लीजिए वीडियो है तो वो वैसा पहनेगी, कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है तो वैसा पहनेगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। फिर क्या है, कुछ आवश्यकताएं बार बार उत्पन्न होती हैं, सही बात है। जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद लगती है, पढ़ना होता है, लिखना होता है, मोबाइल चाहिए, ये सारी चीज़ें बराबर होती हैं। आवश्यकताएं प्रचार को प्रभावित होती हैं। जैसे आवश्यकता होती है वो प्रचार का प्रभावित होती है, शैम्पू, साबुन, तेल, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आवश्यकता आविष्कार को प्रोत्साहित करती हैं, सही बात है। भाई मुझे आवश्यकता थी कि मुझे नहाने में साबुन लगाना था, तो भाई आवश्यकता थी तो जो है उसका खोज हुआ। जैसे मान लीजिए मुझे खाना बनाना, खाने में मुझे जो है बहुत ज़्यादा खट्टा चाहिए, जैसे टिकिया बना लिया मैंने घर पे, मुझे खट्टा चाहिए, तो क्या करेंगे, मुझे आवश्यकता है। अब आवश्यकता से हम क्या करेंगे, आविष्कार करेंगे। भाई मेरे पास अगर खटाई तो अच्छा, नहीं खटाई तो खड़ी वाली खटाई तो मैं उसको पीसूँगी, वो भी नहीं है तो मैं कोशिश करूँगी आमचूर पाउडर ले आऊँ, वो भी नहीं है तो मैं सोचूंगी कि ठीक है चलो सिरका डाल लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आवश्यकताओं के निर्धारक तत्व क्या होते हैं, आवश्यकताओं के निर्धारक तत्व होते हैं भौगोलिक तत्व, आर्थिक तत्व, सामाजिक तत्व, शारीरिक तत्व, धार्मिक तत्व, नैतिक तत्व, प्रथाएं और रीति रिवाज, ठीक है। आवश्यकताओं के निर्धारक तत्व क्या होते हैं, कुछ आवश्यकताएं जन्मजात होती हैं, भूख, प्यास, नींद आदि, ठीक है। मानव की आवश्यकता उस स्थान के भौगोलिक तत्व को प्रभावित करती है। जैसे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले के लिए कपड़ा, जूता आदि चाहिए, तो ये भौगोलिक तत्व हैं, ठीक है। इनकी ऐसी आवश्यकता होती है। आर्थिक तत्व क्या होते हैं, रुपए चाहिए, भाई काम करना है तो रुपए चाहिए। सामाजिक तत्व क्या है, हमें जो है सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, शिक्षा चाहिए, ठीक है। शारीरिक तत्व क्या है, हमें कपड़ा चाहिए, हमें दूध फल चाहिए, हमको जो है दवा चाहिए, ठीक। धार्मिक तत्व क्या है, हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम जो है क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम जो है मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हमको उस हिसाब से पूजा पाठ करना है। नैतिक तत्व क्या है, नैतिक तत्व है भाई जो है कहीं भीड़ लगी है, उसमें कोई एक लड़की बेचारी सी खड़ी है और हम कार से जा रहे हैं तो उसको अपनी कार में बैठाकर उसको आगे छोड़ दें, ठीक है। प्रथाएं और रीति रिवाज सबको पता है कि कितने भी आगे बढ़ जाओ, कितने भी आगे हो लो, लेकिन अपनी प्रथा को और रीति रिवाज को छोड़ना नहीं चाहिए। तो आवश्यकताओं के भी निर्धारक तत्व होते हैं, आवश्यकताओं के भी निर्धारक तत्व होते हैं, ठीक है। आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है, अनिवार्य, आरामदायक, विलासतापूर्ण। अनिवार्य क्या है, जीवन रक्षक, कार्य क्षमता रक्षक। आरामदायक कौन सी है, सिर्फ आरामदायक है। आरामदायक आवश्यकता कोई आवश्यकता होती है बस वही होती है कि आपको जो है तबीयत खराब हो गई है तो आपको आराम करना है, ये आरामदायक अवस्था, ठीक है। विलासतापूर्ण, सुरक्षात्मक, हानिकारक और हानि रहित, ठीक है, दोनों होती है। अनिवार्य आवश्यकता में क्या होता है, जीवन रक्षक आवश्यकता है, कार्य क्षमता रक्षक आवश्यकता है, प्रतिष्ठात्मक आवश्यकता है, मतलब कि जीवन रक्षक जहाँ पर आपको भोजन खाना है, वस्त्र पहनना है, जल पहनना है, आपके जीवन की रक्षा हो सके, ठीक। कार्य क्षमता की आवश्यकता क्या होती है,
कार्य क्षमता रक्षक की मतलब कि आवश्यकता ऐसी होती है कि आप कोई काम करें तो आपके ऊपर बुरा प्रभाव ना पड़े। जैसे कि आप दिन भर काम करें तो आप अच्छा खाना खाएंगे, पौष्टिक चीज़ें आपके अंदर जाए, पर घर हवादार बना हो, अच्छा बना हो। प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकता क्या होती है, जैसे प्रतिष्ठा तब विवाह हुआ, जन्मोत्सव हुआ, गृह प्रवेश हुआ, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की जाए ताकि जो है आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। आरामदायक आवश्यकता क्या होती है, आरामदायक आवश्यकता होती है कि जो है आपको जो आवश्यकता, जैसे मान लीजिए वैक्यूम क्लीनर है, आप पूरे घर में घूम घूम के कालीन को झाड़ना पोछा करने से अच्छा है आप वैक्यूम क्लीनर से साफ करते हैं। विलासिता पूर्वक आवश्यकता क्या होती है, ऐसी आवश्यकता होती है जो आपके बहुत मतलब रॉयल्टी दर्शाती है, विलासितापूर्ण हो गई। जैसे मान लीजिए नौकर वाली परिस्थिति हो गई, ठीक है, मशीनरी वाली परिस्थिति हो गई। अब सुरक्षात्मक आवश्यकता क्या होती है, हानिकारक आवश्यकता क्या होती है, इसको देख लेते हैं। सुरक्षात्मक, जैसे आपके पास बैंक बैलेंस आदि है तो आप अपने पास बंदूक रख लेंगे। हानिकारक, जैसे नेल पॉलिश आदि की आवश्यकता है तो जो है कपड़े, महंगे कपड़े, शानदार कोठी, लिपस्टिक पर्स आदि की आवश्यकता होती है। तो जैसे ये सारी चीज़ें चोरी हो सकती हैं, कोठी फोटी, नेल पॉलिश आदि जो होते हैं, ये जो है क्या होता है, लिपस्टिक नेल पॉलिश क्या होते हैं, इसकी आवश्यकता हमको होती है खुद को सजने संवरने के लिए, लेकिन ये हमको नुकसान भी पहुंचा सकती है, रिएक्शन कर सकती है। हानिकारक आवश्यकता में शराब, जुआ, हीरोइन, सिगरेट ये सब आ जाते हैं कि हमने इसकी इतनी आदत डाली है कि अब मुझे इसका उपयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। आवश्यकताओं के वर्गीकरण का आधार क्या होता है, आवश्यकताओं के वर्गीकरण का वास्तविक आधार उनकी तीव्रता से अनुभूति होता है, ठीक है। एक साथी या परिवारों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, यह आवश्यक नहीं है कि है, ठीक है। फिर आवश्यकता की पूर्ति की सफलता बहुत कुछ परिवारों के आय पर निर्भर करती है। सबको पता है कि जो है परिवार अगर जो है आय उसकी अच्छी है, फिर उसके बाद मान लीजिए वो आदमी घर का जो है, वो जो घर की गृहिणी है वो मितव्ययिता वाला काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है, तो उसके आय अच्छे होंगे, ठीक है। अब एक परिवार के लिए आवश्यकताओं की अनिवार्यता निश्चित करने के लिए कुछ मुख्य 3 आधार दिए गए हैं। कुशलता का आधार, सुख दुख का आधार, कीमत व मांग का आधार। कुशलता का आधार क्या होता है, यदि किसी वस्तु की आवश्यकता से की पूर्ति से परिवार की कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाए, उसकी पूर्ति न होने पर कार्य कुशलता में पर्याप्त कमी आ जाए तो वह आवश्यकता परिवार की अनिवार्यता कहलाती है। कहने मतलब ये है कि घर में कोई चीज़ की आवश्यकता हो और अगर वो पूरा हो जाए तो अच्छा है और ना पूरा हो तो नुकसान हो, तो वो आपके परिवार की आवश्यकता है। अगर किसी चीज़ को जो है आपको आरामदायक आवश्यकता चाहिए और वो पूरा हो जाए तो अच्छा है, ना पूरा हो तो नहीं अच्छा। सुख दुख का आधार, यदि किसी वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति के व्यक्ति को थोड़ा सा सुख मिलता है किंतु जो है पूर्ति ना होने पर दुख अधिक होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग ने स्वेटर बनाना सर्दी में शुरू किया, पूरा स्वेटर बना दिया, गला सला बना दिया, उसके बाद जिसके लिए बनाया उसको पहना दिया, उसको पहनाया तो या तो उसको टाइट हो गया तो उसको छोटा हो गया, तो कितना तकलीफ पहुंचती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में यदि किसी वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति से व्यक्ति को पर्याप्त सुख मिलता है, ठीक है, किंतु वह पूर्ति होने पर दुख बहुत कम होता है, उस वस्तु को आरामदायक आवश्यकता बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो है दीपावली में पटाखा लाए और पटाखा लाने के बाद हम लोगों ने फोड़ा और सारे पटाखे फोड़ रहे थे, एक नहीं फूटे तो कोई बात नहीं, ये होता है, चलो कोई बात नहीं, ये ख़राब हो गए, ये जो है बेकार निकल गए, फूटा नहीं, तो इसमें दुख उतना नहीं होता है। यदि किसी वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति से न बहुत अधिक सुख मिलता हो न बहुत अधिक दुख मिलता हो, ऐसी अवस्था को विलासितापूर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टूट फूट जाती हैं, गिर जाती है, उससे ना हम लोग को दुख होता है ना हम लोग खुशी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कि कोई बात नहीं, नथिंग एल्स, कुछ नहीं हुआ, फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो हम लोग के विलासिता पूर्व हो गए। अब सुख दुख का आधार क्या है, कोई काम किया जाए और उससे सुख ना मिले तो वो सुख है, कोई काम किया जाए उससे दुख मिले तो वो दुख है। कीमत के मांग के आधार पर क्या होता है भाई, जो है आपको कोई सामान पसंद है उसको आपको लेना है तो कीमती है, वो कीमत के आधार पर हो गया। आप किसी चीज़ को लेने जा रहे हैं, उसके मूल्य के घटने बढ़ने की आवश्यकता को आप कीमत नाप सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप किसी वस्तु के जो है कीमत के घटने बढ़ने की जो है की अनुपात से अधिक वृद्धि में कमी हो या अधिक वृद्धि में जो है ज़्यादा हो, तो जो है अगर कमी है तो खुश हो गए, ज़्यादा हो तो दुखी हो गए। अब अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं महत्व क्या है, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, सबको पता है। अर्थ मतलब होता है रुपया, व्यवस्था मतलब होता है व्यवस्था करना, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि पूरे घर में घर को देखना, बजट बनाना, उसके बाद कार्य करना, अर्थव्यवस्था का अर्थ यही होता है।
ठीक है। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, उसका परिभाषा निखिल डार्सी ने कहा है, परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय को गृह के सृजनात्मक कार्यों को करना ही गृह व्यवस्था कहलाती है। ठीक है। अर्थव्यवस्था का महत्व क्या होता है, अर्थव्यवस्था का महत्व होता है यह कि निर्विवाद है कि परिवार के कुछ कुशल संचालन, जीवन स्तर तथा सुख समृद्धि बहुत कुछ परिवार की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। यदि कोई भी कार्य नियोजित ढंग से किया जाए तो उससे कार्य कुशलता आ जाती है। ठीक है। गृह कार्य के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, गृह कार्य के प्रमुख उद्देश्य पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति होना, कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाना। ठीक है। आय तथा व्यय के संतुलन बनाए रखना, अधिकतम संतुष्टि। तो ये आपके जो है गृह कार्य के आपके जो है सारी अर्थव्यवस्था की ज़रूरतें थी। व्यवस्था तथा आवश्यकताओं में संबंध क्या होता है, जिस घर की आवश्यकता अच्छी होगी जो है अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, आवश्यकताएं भी अधिक होंगी। इस प्रकार हम देखते हैं अर्थव्यवस्था और आवश्यकताओं में घनिष्ठ संबंध है। तो हम लोगों ने आज चैप्टर 2 और पढ़ लिया, एक पढ़ लिया गृह व्यवस्था और दूसरा पढ़ लिया हम लोगों ने अर्थव्यवस्था। ठीक है। गृह व्यवस्था, अर्थव्यवस्था दो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके आगे। मैंने बहुत जल्दी पढ़ाया, बहुत तेज़ पढ़ाया, इसीलिए नहीं तो ये बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, बहुत बोलना पड़ता है क्योंकि बहुत लंबा जो है चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी एक एक चीज़ें भी जो है आपको छूटे, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बताती चलती हूँ। ठीक है। जैसे मानवीय आवश्यकताएँ अनंत हैं, जैविक आवश्यकताएँ जन्मजात होती हैं, आवश्यकता आविष्कार को जन्म देती है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, इसलिए मैं इसको बार बार कहने की जो है ज़रूरत नहीं समझ रही हूँ। ठीक है। क्लास 9 की बुक है, हम लोग क्लास 9 की बुक से पढ़ रहे हैं। अब यही कहना है कि हाँ, आप लोग को मैं बता देती हूँ, आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको जाना है APARNA, ये पोस्ट ऑफिस इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑफिस। ऐसे लगाएंगे और ये कॉमा लगाएंगे ऐसे। ठीक है। एक मिनट में इसको दोबारा साफ से लिख देती हूँ, APARNA पोस्ट ऑफिस, और अपर्णा सिस्टर SISTER सिस्टर, TGT PGT और नेट। ठीक है। ये आप डाल देंगे टेलीग्राम पर। ठीक है। ये आप डाल देंगे टेलीग्राम पर। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से आपको जुड़ना है तो कुछ नहीं करना, 9455836597 यहाँ पर आप जुड़ जाएंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और आप आकर मेरे व्हाट्सएप नंबर से ग्रुप पर ऐड होकर आप मुझसे जो भी चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ाई के माध्यम से कुछ भी। ठीक है। होम साइंस सब्जेक्ट हो, पढ़ाई आपका जो है ध्येय हो, तो आप मुझसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक। तो फिर आज आपकी जो है 9th क्लास के 4 चैप्टर ख़त्म हो गए। कल फिर मिलेंगे किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, किसी भी वॉइस नोट में, किसी भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।